हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जलवायु पाठ की दूसरी वर्कशीट करेंगे। जलवायु पाठ को समझने के लिए हमें बहुत सारी वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, पर साथ ही साथ हमें अपने पाठ को, जो आपको एनसीईआरटी की बुक में पाठ दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, वरना आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इस वर्कशीट के करने के लिए मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाऊँगी, जिससे आपको इस पाठ के मुख्य बिंदु, इस वर्कशीट के मुख्य बिंदु समझ आ जाएंगी। परंतु उसके बाद भी आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना अनिवार्य है, आपको ये चैप्टर ज़रूर पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में सबसे पहले मुख्य बिंदु दे रखे हैं, जिसमें कोरियोलिस बल, जेट धाराएं, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, एल नीनो जैसे मानसून जैसे शब्दों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरियोलिस बल। ये क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन, यानी कि पृथ्वी के रोटेशन, जो पृथ्वी घूमती है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो पृथ्वी घूमती है, उसके कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। अब इस बल के कारण क्या होता है कि जो पवनें हैं, जो हमारी हवाएं हैं, जो पवनें हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरेलियम भी कहते हैं। तो बेसिक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के घूमने के कारण जो उत्पन्न बल होता है, उसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। और इसके कारण होता क्या है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दाहिनी तरफ हवा मुड़ जाती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें बाईं तरफ हवा मुड़ जाती है। तो आइए बच्चों, इससे जुड़ा एक वीडियो देखते हैं। कोरियोलिस बल वस्तुओं की गति बनाए रखने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अर्थात जब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, तब वह अपनी गति बनाए रखती है। आइए देखें कि पृथ्वी के मामले में कोरियोलिस बल कैसे काम करता है। यहाँ से आपका मेन वीडियो स्टार्ट है। भूमध्य रेखा पर चौड़ी है, जबकि ध्रुवों पर पतली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इस प्रकार जब पृथ्वी घूर्णन करती है, भूमध्य रेखा पर एक बिंदु ध्रुव पर एक बिंदु के मुकाबले तेजी से यात्रा करता है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस प्रभाव। मान लीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और आप उत्तरी अमेरिका में अपने दोस्त की तरफ गेंद को फेंकते हैं। यदि आप गेंद को सीधी दिशा में फेंकेंगे तो यह आपके मित्र के दाईं ओर गिरेगी, क्योंकि आपका मित्र पृथ्वी के साथ धीमी गति से घूर्णन कर रहा है, लेकिन गेंद भूमध्य रेखा पर घूर्णन की गति को बनाए रखे, क्योंकि यह भूमध्य रेखा से आपके मित्र की तरफ जाती है। इस प्रकार दाएं तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। अब मान लीजिए कि आप उत्तरी ध्रुव पर खड़े हैं। जब आप उत्तरी अमेरिका में अपने दोस्त की तरफ गेंद फेंकते हैं तो वह फिर से उसके दाईं ओर गिरेगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि दाएं और बाएं संदर्भ बिंदु के हिसाब से बदल जाते हैं। जब संदर्भ बिंदु भूमध्य रेखा था तो दाएं एक तरफ था, और जब हम उत्तरी ध्रुव संदर्भ बिंदु के हिसाब से दाएं और बाएं देखेंगे तो दाएं दूसरी तरफ पड़ेगा। तो बच्चों आराम से, अगर आप यहाँ पर जैसे इस वीडियो में बताया, कोरियोलिस इफ़ेक्ट होता है कि जब हमारी जो पृथ्वी के घूमने की वजह से जो हमारी हवाएं हैं उनकी दिशा बदल जाती है। तो जब अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवा है कि बाईं तरफ इस तरफ मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये इस तरफ हवाएं मुड़ती हैं, पवनें मुड़ती हैं। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। दूसरा है बच्चों टॉपिक हमारा जेट धाराएं। ये क्या होती हैं? ये बहुत तेज़ स्पीड में चलने वाली जो है हमारी पवनें होती हैं। ये बहुत तेज़ स्पीड में चलती हैं। ये उड़ती कहाँ हैं? ये 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मुड़ती हैं, जिसको आप इस हिसाब से भी जोग्राफिकली बोल सकते हो। बट अगर आप ये भी बोलो कि ये जो पवनें हैं ये क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं, एक संकरी पट्टी में उड़ती हैं, इन्हें जेट धाराएँ कहते हैं। इनकी गति जो है, इनकी स्पीड जो है, गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। थर्ड टॉपिक है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपने कभी न्यूज़ अच्छे से देखी होगी तो आपने सुना होगा कि भाई अब सर्दियों में भी जब बारिश आती है बहुत तेज़, या तूफ़ान सा आता है सर्दी के महीनों में, जिसे हम कहते हैं अरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है। न्यूज़ में भी आता है बार बार, बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है उड़ीसा में, खासकर वेस्ट बंगाल के किनारों में। इसे पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला एक तरीके का विक्षोभ यानी कि तूफ़ान है, और ये कहाँ उगता है? भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिम प्रवाह के कारण होते हैं।
आइए इससे संबंधित एक वीडियो देख लेते हैं कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आखिर है क्या। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जो बारिशें देती है हवाएं देती है, तो हमारे पास मेजर दो हवाएं हैं जिनकी दो दिशा से हवाएं आती है। एक तो आती है वेस्ट से, जिनको पश्चिम विक्षोभ बोलते हैं, पश्चिमी हवाएं बोलते हैं, और एक आती है ईस्ट से, जिनको हम मानसून की हवाएं बोलते हैं। तो दो मेन हवाएं हैं जो हमारे यहाँ पे वेदर देती हैं या मौसम बनाती है। अब पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं तो ये मेडिटेरियन और उधर से उठ के आती है और ये ऊपर होती है, सतह से करीब करीब 5 किलोमीटर से ऊपर होती है और फिर नीचे आती है, और नीचे आते ही जो है ये हमारे यहाँ पे वेदर देती है, स्नोफॉल देती है, इस तरह की वेदर देती है। तो ये जो वेस्ट ईस्ट हवाएं होती हैं, ये बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में जो भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनता है, वो जो है इन हवाओं को मॉडिफाई कर देता है, इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। वेस्ट ईस्ट पश्चिम से पूर्व की दिशा में हवाएं आ रही है, उनको थोड़ा। तो बच्चों, सुना आपने। सिंपल शब्दों में जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है, यह है एक तरीके का तूफान है जो सर्दी के महीने में उत्पन्न होता है और भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी हवा के कारण होता है। अगला है एल नीनो। ये क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर, यानी कि 2 वर्ष के अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया। मतलब क्रिसमस के समय जो पेरू है उसमें जो ठंडी जलधारा होती है उसके स्थान पर 2-5 वर्ष के अंतराल में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि वहाँ गर्म जलधारा हो जाती है। इसको एल नीनो कहते हैं। ये एक तरीके का स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। अगला टॉपिक है मानसून। बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारे देश में, बेसिकली हमारे देश को कहा जाता है मानसून वाला देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जलवायु है वो मेनली मानसून से प्रभावित होती है। अब ये जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है जिसे मौसम कहते हैं और इसका अर्थ है मौसम। इसका मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, और इसी को हम मानसून ज़रूर कहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इसका मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि बारिश। लेकिन ये एक तरीके की हवाएं होती हैं जो भारत में बारिश लाती हैं। आपको पता है ये मानसून क्या है? पश्चिम से आती हुई हवाएं, ये एरो आप देख रहे हो तो आपको पता होगा, पश्चिम से आती हुई हवाएं ये ना समुद्र से आ रही होती है, और समुद्र से जब ये आ रही होती हैं, आपको पता है समुद्र में इवेपोरेशन होता है, पानी मतलब भाप बन के उड़ता है। तो ये जो हवाएं हैं ये अपने साथ वाटर वेपर, पानी को ला रही होती हैं बादल के रूप में, और जब ये हमारी इंडिया में आती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है, यहाँ कम दाब होते हैं या उच्च दाब होता है। तो आपको पता है हवा उच्च दाब से कम दाब पर जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर आप ये देखो, ये हमारा भारत है, हवाएं यहाँ से आ रही हैं उच्च दाब के क्षेत्र से, चुंबक की तरह ये कम दाब के क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और हमारा भारत का उत्तरी इलाका कम दाब का है तो ये आ रही हैं और अपने साथ साथ पानी ला रही हैं, जिस वजह से यहाँ इंडिया में बहुत बारिश होती है। इसे ही मानसून कहते हैं। आइए इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। जिंदगी एक क्लासरूम थी। तापमान कम होने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार जल की तुलना में स्थल पर तापमान भिन्नता अधिक रहती है। गर्मियों में स्थल पर तापमान समुद्र के तापमान से अधिक होता है। इस प्रकार स्थल पर निम्न दबाव क्षेत्र उभरता है और पवनें जल से स्थल की तरफ चलती हैं। परिणाम स्वरूप नमी से भरी हुई पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और इस प्रकार स्थल पर वर्षा लाती है। सर्दियों में स्थल समुद्र की तुलना में ठंडा होता है। समुद्र में निम्न दबाव क्षेत्र उभरता है और इस प्रकार पवनें स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं। ये पवनें सूखी होती हैं और इस प्रकार स्थल पर वर्षा नहीं लाती हैं। यह स्पष्टीकरण बताता है कि क्यों भारत में गर्मियों में वर्षा होती है और सर्दियां सूखी होती है। गर्मियों में समुद्र से हवा चलती है जो कि पानी लेकर स्थल पर पहुंचती है, और सर्दियों में स्थल से समुद्र की तरफ हवा चलती है। स्थल से जो हवा चलती है वह पानी नहीं ले पाती, इस कारण सूखी होती है और नतीजतन वर्षा नहीं लाती है। भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसून प्रकार की है, यानी वे पवनें जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बदल जाती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान
भारत दक्षिण पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आता है। इन पवनों को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है तथा शीत ऋतु के दौरान भारत उत्तर पूर्वी पवनों के प्रभाव में आता है। इन पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, भूमध्य रेखा से भारतीय स्थल के उत्तर की ओर खिसक जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें तीव्र कम दबाव के प्रभाव में भूमध्य रेखा को पार करती हैं और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं। इस प्रकार दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें बन जाती हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पवनें उच्च दबाव से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की तरफ विक्षेपित होती हैं तथा पवनें उत्तरी गोलार्ध में देखा आपने बेसिकली अभी कि मानसून होता कैसे है। इसकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। अब हम 4 ऋतुएं जो भारत में मेनली आती हैं वो हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। आज हम शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। तो सबसे पहले शीत ऋतु। जो शीत ऋतु है बच्चों की नवंबर से फरवरी के महीनों में आती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड जिसको हम कहते हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, ज़मीन से समुद्र की ओर बहती हैं और ये दिसंबर और जनवरी जो है हमारी इंडिया के सबसे ठंडे महीने होते हैं। हमारे इंडिया में उच्च दाब का क्षेत्र बना होता है जिस वजह से पवनें जो हैं वो भारत से नीचे की तरफ समुद्र की तरफ जा रही होती हैं। सामान्यतः आसमान साफ होता है, तापमान और आर्द्रता कम होती है। दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है क्योंकि समुद्र के पास होते हैं वो इलाके। देश में अधिकतर भाग में मौसम शुष्क रहता है, केवल तमिलनाडु है जिसमें कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। पश्चिमी विभोव जिसका बताया था मैंने, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में भी बारिश हो जाती है। प्रायद्वीप जो भाग है, मतलब हमारी इंडिया के वो जो प्लेट्यू वाले रीजन्स हैं, वहाँ पर समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहता। अब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मार्च से मई में रहता है हमारा ग्रीष्म ऋतु जो इंडिया में है। और उत्तरी मैदानों में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, दक्षिणों में इतना ज़्यादा तापमान नहीं होता। इस समय लू भी चलती है जिसे गर्म और शुष्क हवाएं कहा जाता है। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है जिसमें ओले भी पड़ते हैं, जिसे काल बैसाखी के नाम से बंगाल में जाना जाता है। ऋतु के अंत में, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा, मतलब जिसे कहते हैं ना प्री मानसून शार, जिसे आम जल्दी पक जाते हैं, वो आती है। इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। और प्रायद्वीप भाग जो है इंडिया के जो निचले भाग हैं, इसमें समुद्री पवनों के प्रभाव से ज़्यादा तापमान में परिवर्तन आता नहीं है क्योंकि आपको पता है समुद्र में जो इलाके हैं वो उसमें ज़्यादा तापमान में परिवर्तन नहीं आता। प्रश्न पहला है एल नीनो क्या है और इसका क्या प्रभाव है। बहुत ही आसान बच्चे, आपने ये जो पॉइंट नंबर 4 देखा अपनी वर्कशीट का, इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 2, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अधिक अंतर क्यों होता है। बच्चों इसका सिंपल कारण ये है कि जो हमारा दिल्ली है ये समुद्र से दूर है, जबकि जो चेन्नई है, आपका जो चेन्नई का इलाका है वो समुद्र के पास है। आपको पता है जो इलाका यहाँ इस तरफ अप्रॉक्सीमेटली चेन्नई है और दिल्ली जो है वो आपके इससे भी ऊपर नॉर्थ की तरफ है, उत्तर दिशा में है। तो जो इलाका समुद्र के जितना पास होता है वहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी। तो चेन्नई क्योंकि समुद्र के पास है, ना वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी। दूसरी तरफ आपका जो दिल्ली का इलाका है वो समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। प्रश्न 3, भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं। तो